हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन मॉड्यूल। आज मैं आपसे बात करूंगा मिलिंग मशीन के बारे में। मिलिंग मशीन क्या है? अगर आप सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखें तो मिलिंग मशीन एक तरह से एक ऐसी मशीन है जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेथ मशीन का किया जाता है, लेथ का किया जाता है। ये लेथ के बाद एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने लिखा है कि लेथ में जो था आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें क्या जो आपका मिलिंग मशीन होती है इसके अंदर हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। मिलिंग मशीन एक बेहतरीन मिलिंग प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल मेटल रिमूवल के लिए किया जाता है बाय यूजिंग अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसको हम मिलिंग कटर भी कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है इसको हम मिलिंग कटर भी कहते हैं। और ये वर्क पीस जो जॉब दिख रहा है आपको, ये वर्क टेबल के ऊपर सिचुएटेड होता है। इसके बाद इसके जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि ये मशीन कम से कम एक से ज़्यादा कटर टूल्स को होल्ड कर सकता है। 2 कटर टूल्स को होल्ड कर सकता है, 3 कटर टूल्स को होल्ड कर सकता है और हाई स्पीड पे मेटल को रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इसका मेटल रिमूवल रेट लेथ से ज़्यादा फास्टर है। मींस लेथ मशीन पर आपको फीड देना पड़ता था, डेप्थ ऑफ कट देनी पड़ती थी, डेप्थ ऑफ कट तो बहुत ही कम देना पड़ता था, लेकिन इसका मेटल रिमूवल रेट एज़ कम्पेयर टू द लेथ ज़्यादा है। इस मशीन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इस मशीन का इस्तेमाल हम स्पर गियर बनाने के लिए, स्लॉट्स बनाने के लिए इस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब मैं आपको मशीन के पिक्स दिखाऊंगा वन बाय वन करके। मैं हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में और वो कहाँ होता है, क्या उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, ये है आपकी मिलिंग मशीन और इस मिलिंग मशीन का इस्तेमाल हम स्पर गियर बनाने के लिए करते हैं, या फिर हमें किसी भी प्रोडक्ट में या फिर जॉब में अगर हमें स्लॉट कट करना होता है तो उस दौरान हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपसे सारे के सारे पार्ट्स वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। नाउ बच्चों, सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है बेस। और हर बार आपको पता है कि बेस लेथ का हो या किसी भी एक मशीन का, उसका बेस क्या होना चाहिए, उसके फाउंडेशन से फिक्स होना चाहिए ताकि उस दौरान क्या हो, मशीन स्टार्ट या वर्किंग के दौरान कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो। पहली बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि कोई भी अगर बेस होता है, अगर फाउंडेशन से फिक्स होगा तो वो कास्ट आयरन से बना होगा ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जॉब उसके ऊपर या फिर कोई भी मटेरियल उसके ऊपर रखा जा रहा है वो उसका कंप्रेसिव लोड है होल्ड कर सके, हेल्ड कर सकें। ठीक है, मींस उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए हर एक मशीन जो भी मेटल रिमूविंग मशीन होती है उसका बेस जो रहता है वो आपका कास्ट आयरन से बना होता है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है स्टूडेंट्स, ये रहता है कॉलम। आपका कॉलम जो रहता है ये वर्टिकल रहता है बेस के ऊपर, और यही कॉलम आपकी नी को सपोर्ट करता है, टेबल को सपोर्ट करता है, पूरे हाउसिंग और ड्राइविंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। कॉलम जो रहता है ये अंदर से एक तरह से होलो है, बट इसके अंदर पूरा ड्राइविंग गियर मैकेनिज्म और मोटर होती है और इसी से आपकी स्पिंडल और टेबल भी कनेक्ट होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स नी। ये जो रहता है यह आपके सपोर्ट में रहता है, यह आपके सैडल को सपोर्ट करता है, और ये नी जो रहती है यह आपकी सैडल और बेस के बीच में होती है। ये भी आपके कास्ट आयरन मटेरियल से बना होता है, और ये कॉलम से एक तरह से जो वेंस होती हैं उनके कॉलम के वेंस से ये कनेक्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स सैडल। सैडल जो रहता है यह आपकी टेबल और नी के बीच में रहता है, और ये एक इंटरमीडिएट पार्ट की तरह काम करता है। सैडल जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। ये सैडल गाइड वेंस के ऊपर लोकेटेड होता है, और जो गाइड वेंस बनी होती हैं वो नी के ऊपर बनी होती हैं। सैडल का सिर्फ मेन काम ये रहता है ताकि वो सैडल जो है एक तरह से ट्रांसवर्स मोशन ट्रांसफ़र कर सके जॉब को, और ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इस पिक में मैं आपको सारी चीज़ें आराम से
बता देता हूँ। इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये है आपका बेस। इसके बाद आपको नी के बारे में जानना था, नी कहाँ है, तो ये रहा आपका नी। अब आप देख सकते हो कि नी जो है और ये जो है आपका, ये होता है आपका सैडल। ये जो ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका सैडल, SADDLE सैडल। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि नी जो रहता है ये आपके बेस के ऊपर रहता है, बिल्कुल बेस के ऊपर है। और इसका काम क्या रहता है, ये आपके कॉलम से कनेक्टेड रहता है। तो बैक साइड पे इसका कॉलम है यहाँ पर, और नी जो है ये आपके कॉलम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जैक लगा हुआ है, इसके जस्ट नीचे एक जैक लगा हुआ है। सो जैसे ही आप ये यहाँ पर ये जो आप आई देख रहे हैं, जैसे ही आप इस आई को रोटेट करते हैं, सो ये जो आपका नी है, ये नी कहाँ मूव होने लगेगा, ऊपर और नीचे कॉलम के ऊपर यहाँ पे गाइड वेंस बने हुए होते हैं। यहाँ कॉलम के ऊपर गाइड वेंस बने होते हैं, तो ये क्या होता है कि ये अप एंड डाउन मूव करने लगता है। सो स्टूडेंट, जैसे ही आप इस आई को मूव करते हैं, तो ये जो नी है पूरी, ये नी कॉलम जो रहता है आपका, कॉलम के ऊपर आपके गाइड वेंस होते हैं। सो ये नी क्या होने लगेगी, कुल मिला के अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करने लगती है। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि सैडल, ये जो सैडल आप देख रहे हैं, सैडल आपका टेबल और नी के बीच में होता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सैडल जो है टेबल और नी के बीच में है। अब ये सैडल भी कास्ट आयरन का बना होता है। अब ये आप देख सकते हो ट्रांसवर्स मोशन, मतलब ये मोशन कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा, मीन्स इस तरह से होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेबल, ये टेबल रहा, सो ये टेबल इस तरह से, तो ये मोशन कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर टू द टेबल जाएगा। तो ये मोशन कौन सा कहलाएगा, आपका ट्रांसवर्स मोशन कहलाएगा। और नी से कौन सा मोशन मिल रहा है, आपका अप एंड डाउन मोशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स टेबल, जो जस्ट अभी आपने देखा अभी पिक में जो सैडल के ऊपर मैं आपको बता रहा था। हाँ, तो सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर टेबल जो रहता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ये कास्टिंग मटेरियल से बना होता है और ये सैडल के ऊपर होता है। भाई सैडल कहाँ थी आपकी, सैडल आपकी नी और टेबल के बीच में थी, तो सैडल के ऊपर क्या होगा, आपका टेबल। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये कह रहा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टेबल जो है वो आपकी नी के ऊपर होती है, क्योंकि नी के ऊपर सबसे पहले क्या है, सैडल के ऊपर क्या है, देन क्या है, टेबल है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि टेबल का काम ये है कि वो वर्क पीस को होल्ड कर रखता है मशीनिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये कास्ट आयरन से बना होता है और इसके नीचे टी स्लॉट कट होते हैं। मीन्स टी स्लॉट कैसा होगा भाई, टी स्लॉट आपका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये इस तरह से जो आप देख रहे हो, तो ये एक्चुअली मैं क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, आप कहोगे ये टी तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ठीक, तो ये इस तरह से क्या होता है, ये टी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये। और इसके बाद फिर इस तरह से ये जो रहता है, ये टेबल इसके ऊपर होता है, तो ये देन ये ट्रांसफर डायरेक्शन में मूव करता है। अब टेबल को आप तीन तरह से मोशन दे सकते हो। नी के थ्रू क्या कर सकते हो, टेबल को अप एंड डाउन मूव कर सकते हो। ठीक, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे दे सकते हो, जो टेबल है, आपने कई बार हॉरिजॉन्टल मशीन को आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस तरफ उसके दो लीवर्स लगे रहते हैं। सो अगर आप इस लीवर को रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन इसको देना, हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड हो जाएगा इसको। सो दो मोशन हो गए, एक नी से क्या हो सकता है, अप एंड डाउन मोशन दे सकते हो आप। लीड स्क्रू से आप क्या, फीड स्क्रू से आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल मोशन दे सकते हो, जिससे कि टेबल लेफ्ट एंड राइट मूव होगा। एंड देन लास्ट पॉइंट जो है आपका सैडल क्या होती थी, आपको ट्रांसवर्स मोशन देती थी। तो आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो टेबल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरहैंगिंग आर्म। ओवरहैंगिंग आर्म का काम है कि वो आर्बर सपोर्ट को बांध के रखता है, मीन्स होल्ड करके रखता है। और ये कम से कम 2 से 3 सिलेंड्रिकल बार्स जो कि आप आर्बर सपोर्ट के ऊपर होल्ड करते हो, इन सबको ये सपोर्ट करता है। कुल मिला के ओवरहैंगिंग आर्म का काम ये रहता है कि आर्बर सपोर्ट को ये होल्ड करता है। और ये भी ओवरहैंगिंग आर्म भी आपका कास्ट आयरन से बना होता है। इसका एक हिस्सा जो रहता है आपका कॉलम से कनेक्ट रहता है और दूसरा हिस्सा आपका आर्बर सपोर्ट से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स स्पिंडल। स्पिंडल जो रहता है आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मशीन का, जिसका काम है कि वो टूल को होल्ड करके रखता है एक राइट प्लेस पर।
इसका स्पिंडल जो रहता है, स्पिंडल आपका ड्राइवर से कनेक्ट रहता है और ड्राइवर के थ्रू यही स्पिंडल आपके आर्बर को क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, जिससे कि देन आर्बर से कटर के ऊपर आपका पावर ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका आर्बर। ये आपका आर्बर कहलाता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका आर्बर। ठीक, आर्बर क्या होता है, इस आर्बर के अंदर ये आपका कटिंग टूल लगा हुआ है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और ये आपके बियरिंग्स होते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर चाहें तो बियरिंग्स को गैप करके एक बियरिंग निकाल के आप इसके अंदर यहाँ पर एक दो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लगा सकते हैं, 3 मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लगा सकते हैं। ये जो है ये है आपका आर्बर सपोर्ट, ये है आपका आर्बर सपोर्ट। एंड अब आप समझ गए होंगे ये आर्बर सपोर्ट है। और ये क्या है स्टूडेंट्स आपका, ये है ओवर हैंगिंग आर्म। ये क्या है, ओवर हैंगिंग आर्म। ठीक है, जो जस्ट अभी समझाया मैंने। तो ओवर हैंगिंग आर्म का काम क्या रहता है कि ओवर हैंगिंग आर्म आर्बर सपोर्ट को होल्ड करता है। तो ये देख लीजिए आप, ये होल्ड करा हुआ है। और आर्बर सपोर्ट क्या करता है, आर्बर सपोर्ट का काम ये रहता है कि आपका जो आर्बर आ रहा है ये इस तरफ से, ये आर्बर क्या करेगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा। आर्बर सपोर्ट में हो सकता है 2 होल हो, 2 होल होंगे तो ये क्या कर सकता है, 2 आर्बर्स को सपोर्ट कर सकता है। बट उसके लिए अकॉर्डिंग 2 मशीन्स, मतलब यहाँ पर 2 स्पिंडल भी होने चाहिए फिर। सो आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ओवर हैंगिंग आर्म भी समझ में आ गया होगा, आर्बर सपोर्ट भी समझ में आ गया होगा, और ये आपका आर्बर कहलाता है। नाउ बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मिलिंग हेड। मिलिंग हेड में ये जो अपर सेक्शन आप देख रहे हैं वर्टिकल मिल का, वो आपका मिलिंग हेड कहलाता है। मैं आपको अभी पिक में दिखाऊंगा कि किस तरह से मिलिंग हेड दिखता है। मिलिंग हेड क्या होता है, स्पिंडल कंटेन करता है, ड्राइविंग मोटर कंटेन करता है, और जितने भी ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है उस मिलिंग हेड के अंदर, वो सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, वो आपका मिलिंग हेड के अंदर आता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 1 बाय 1 करके फिर से पूरी पिक में बता देता हूँ। ये है हमारा बेस, जो क्या आपका काय से बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, और इसके ऊपर पूरा कंप्रेसिव लोड जाता है। इसके नीचे एक जैक लगा रहता है, और ये क्या है हमारा नी, जिससे आप अप एंड डाउन डायरेक्शन का मोशन देते हो। देन उसके बाद ये क्या है आपका सैडल, और सैडल क्या रहेगा आपका टू एंड फ्रो का मोशन देता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। देन इसके बाद ये क्या है आपका, ये है आपका टेबल, जिससे कि आपको हॉरिजॉन्टल मोशन मिलता है लेफ़्ट एंड राइट। सो 3 चीज़ें मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। ये कहलाता है आपका कॉलम, ये पूरा कॉलम होता है, और इसके अपर पार्ट को हम कहते हैं मिलिंग हेड। मिलिंग हेड, यहाँ पर पूरा गियर मैकेनिज्म, ड्राइवर, मोटर, सब कुछ यहाँ पर ही, स्पिंडल भी सब यहीं होता है। स्पिंडल किससे कनेक्ट होता है, आपके आर्बर से। सो ये आर्बर है आपका, ये आर्बर है आपका आर्बर। ये क्या है आपका आर्बर सपोर्ट, आर्बर सपोर्ट। और ये आपका ओवर हैंगिंग आर्म, ओवर हैंगिंग आर्म, जिसका काम क्या होता है, आर्बर को सपोर्ट करना, सिर्फ होल्ड करना। तो आप देख सकते हैं ओवर हैंगिंग आर्म क्या कर रहा है, सिर्फ आर्बर को होल्ड कर रहा है। और आर्बर सपोर्ट का काम क्या होता है कि वो आर्बर सपोर्टर को होल्ड करके रखे। तो आप यहाँ देखिए, 2 यहाँ पर आपको वो दिख रहे होंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक तरह से आर्बर सपोर्ट क्या है, एक तो स्पिंडल से कनेक्ट है और दूसरा आर्बर सपोर्टर से कनेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, ये थे सारे पार्ट्स ऑफ द मिलिंग मशीन एंड द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन। इस पार्ट में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में नहीं बताया है, ये कहलाता है आपका डिवाइडिंग हेड। इसके लिए मैं आपको इस डिवाइडिंग हेड को समझाने के लिए मैं स्पेशली आपका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कि इसका वर्किंग बताएगा। अगर आपको मिलिंग मशीन चलाना सीखना है, सो आपको इसका पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि लोगों का इसका फॉर्मूला तो मालूम होता है, लेकिन उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है वो उनको नहीं पता होता है। सो इसके लिए मैं स्पेशली आपको एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। अब बाकी की जो सारे के सारे पार्ट्स ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स,
ध्यान रखिए, मैं पूरी वर्किंग कंडीशन में एक बार और आपके से इसके वर्किंग ऑपरेशंस के साथ मैं आपको मिलिंग मशीन का एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये अभी सिर्फ मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको मिलिंग मशीन के पार्ट्स याद रहें, क्योंकि वीडियो में जो लेक्चर मैं आपको दूंगा, जो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उस दौरान मैं आपको कोई भी नाम लिख कर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं वर्बली ही वहाँ पर हर पार्ट का नाम बता पाऊँगा। और उस दौरान अगर आपने कोई पार्ट का नाम फर्स्ट टाइम सुना है तो शायद वो आपको समझ में ना आए या फिर आप उसको ना लिख पाएँ, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा। नाम फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे होंगे, जैसे आर्बर सपोर्ट, ओवर हैंगिंग आर्म, नी, तो ये इस तरह के नाम जब आप सुनते हैं, या फिर डिवाइडिंग हेड, इस तरह के नाम जब आप सुनते हैं तो आपको शायद फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए। तो इसलिए अगर आप इस मशीन के वर्बली जब मैं आपको इसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा तो उस दौरान आप सारे पार्ट्स, आप अभी सारे के सारे पार्ट्स नाम देख लें, सारे के सारे पार्ट्स के नाम अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद जब हम वर्बली मैं आपको वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वर्किंग ऑफ द मिलिंग मशीन के दौरान, तो उस दौरान आपको पार्ट्स आराम से आसानी से याद रहेंगे। एंड देन उस दौरान आप क्या कर सकते हो, इसकी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छे से समझ सकते हो। वर्किंग में कुछ नहीं है, आप मशीन स्टार्ट कर दीजिए, आपका रोटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन जैसे ही आपका ये कटर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो है ये मशीन वाइज कहलाती है। एक पार्ट और बता दूँ मैं आपको, ये कहलाती है आपकी मशीन वाइज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अपना वर्क पीस को होल्ड करके रखते हैं और यहाँ से कटर क्या होता है, ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और मटेरियल को मूव करता जाता है। कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपको मिलिंग मशीन के सारे पार्ट्स के नाम याद रहें। वर्किंग कंडीशन में स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं आपको वर्किंग कंडीशंस में मिलिंग मशीन पूरी ऑपरेट करके दिखाऊंगा। सारे के सारे पार्ट्स, सारे के सारे किस तरह का वर्किंग रहता है, उनका सब कुछ वर्किंग कंडीशन में हम इसको देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ ए डाउट इन दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।